डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर में केंद्रीय राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय प्रशासन के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध आदि पहलुओं की चर्चा करेंगे। संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। संविधान सभा द्वारा शासन व्यवस्था के संघात्मक ढांचे को अपनाया है, जिसमें संघीय स्तर पर संसद के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विधि एवं नीतियां निर्मित होती हैं। वहीं राज्य अर्थात प्रांत का शासन संबंधित राज्य विधानमंडलों के माध्यम से संचालित होता है। संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर सचिवालय तथा अन्य प्रशासनिक अभिकरण राजनीतिक कार्यपालिका के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं। भारत संघ के राज्य अधिकांश मामलों में अपने कार्यकरण एवं नीति निर्धारण में स्वतंत्र हैं, लेकिन राज्यों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। अतः जब किसी देश में केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर पृथक पृथक सरकारें कार्यरत होती हैं एवं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं, तो ऐसी व्यवस्था संघीय शासन का प्रतीक है या संघीय शासन को दर्शाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें समकक्ष की स्थिति में मानी जाती हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र तथा अपने अपने शक्ति क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पूर्णतः संघीय व्यवस्था है, जबकि भारत, मैक्सिको आदि अर्धसंघात्मक शासन वाले देश माने जाते हैं। विभिन्न विद्वान जैसे कैसिवियर, डीएन बनर्जी आदि भारत में संविधान तथा इसकी शासन व्यवस्था को पूर्ण संघीय नहीं मानते, क्योंकि हमारे संविधान में तथा व्यवहार में ऐसे कई उदाहरण हैं जो केंद्र सरकार को सुदृढ़ स्थिति तथा राज्यों को अधीनस्थ स्तर प्रदान करते हैं। भारत के संविधान में वर्णित प्रावधानों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि भारत में केंद्र संघ की स्थिति राज्यों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा जिसके लिए विभिन्न तर्क दिए जाते हैं वो निम्न है। राज्यों में नियुक्त होने वाला राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है तथा राज्यपाल को ये शक्ति है कि वह कुछ विषयों को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के द्वारा भी राज्यों की स्वतंत्रता भंग होती रहती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के उन विषय पर भी विधि बना सकती है जिसमें राष्ट्रीय हित समाहित हो। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तित कर सकती है। विधायी, प्रशासकीय एवं वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को राज्य से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं तथा यहाँ पर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती रही है, जो संघीय व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल स्थिति है। आपात स्थिति में राज्यों में केंद्र का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जाता है। भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न बनाते हैं। अब हम केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन करें भारतीय प्रशासन के संदर्भ में, तो भारत के संविधान के द्वारा या भारत के संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है और केंद्र राज्य संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र की प्रधानता है। भारतीय संविधान के भाग 11, 12 एवं 13 में केंद्र राज्य संबंधों का स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से वर्णन है। संघवाद और भारतीय प्रशासन के संदर्भ में
केंद्र राज्य संबंध के विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित विभिन्न पहलू प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। विधायी संबंध, केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध में हम देखेंगे तो संविधान में विधायी शक्ति को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। विस्तार की दृष्टि से अनुच्छेद 245 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, जबकि किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। खंड 2 में व्यवस्था है कि संसद द्वारा निर्मित कोई विधि इस कारण अमान्य नहीं समझी जाएगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भी लागू होती है। संसद की विधायी शक्ति परिपूर्ण शक्ति है। सेकंड, विधान विषय की दृष्टि से भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि अनुच्छेद 246 में 3 सूची संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के रूप में विषयों का आवंटन किया गया है। इन सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य के विधानमंडलों की विधायी क्षमता के क्षेत्र की सीमा को परिनिश्चितता और सीमांकित किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित 100 विषय हैं, जैसे भारत की सुरक्षा, सेना, अशस्त्र, वैदेशिक मामले आदि। इन सभी राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समान विधि का होना परमावश्यक होता है तथा इन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को दिया गया है। इन विषयों पर केंद्र का अधिकार होने के कारण भी वह शक्तिशाली है। सेकेंडली, राज्य सूची, राज्य सूची में 61 विषय हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची के प्रमुख विषय उदाहरण के लिए लोक कल्याण, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि आदि हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। केवल विशेष परिस्थितियों और प्रक्रिया के आधार पर ही भारतीय संसद इन पर कानून बना सकती है। इस प्रकार से केंद्र सरकार का राज्य सूची पर भी अधिकार है और वर्चस्व है। समवर्ती सूची, इस सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के 52 विषय सम्मिलित हैं। इस सूची में खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण, व्यापार संघ, औद्योग और श्रम विवाद, कीमत नियंत्रण आदि। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर संपूर्ण देश में सामान्य कानून का होना वांछनीय तो है किंतु अनिवार्य नहीं। इसलिए इन विषयों को केंद्र और राज्य दोनों ही के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। लेकिन यदि समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्यों द्वारा बनाए गए किसी कानून में अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून माना जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ भी केंद्र की सर्वोच्चता को बनाए रखा है। यदि समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्यों द्वारा बनाए गए किसी कानून में अंतर विरोध की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून क्या होगा? केंद्रीय कानून मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां, उन तीनों सूचियों में जिन विषयों का वर्णन नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां भी संघीय सरकार को दे दी गई हैं। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं कि केंद्र ऐसे कर लगा सकता है जिनका राज्य और समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्यों पर कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 250 के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संधि, करार या अधिसमय को लागू करने के लिए संसद का राज्य सूची पर कानून बनाना होता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत ही आता हो। अनुच्छेद 350 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर ज्ञात हो जाए
किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता है, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधीन प्रयोग की जाएंगी। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधायी मामलों में केंद्र का पूर्ण वर्चस्व होता है और पूर्ण वर्चस्व है। अब हम नेक्स्ट केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का अध्ययन करें तो राज्य के प्रशासन तंत्र को संचालित करने में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विविध निर्देश दिए जाते हैं। केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधान निम्न हैं। पहला, अनुच्छेद 155-56 के अनुसार राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल ही राज्य के प्रशासन का प्रमुख होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। अनुच्छेद 256 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संसद द्वारा निर्मित विधियों का पालन सुनिश्चित रहे। संघ सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी राज्य को निर्देश दे सके ताकि केंद्रीय विधान के प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, कोई अड़चन उत्पन्न न हो, अड़चन न आए। अनुच्छेद 250 के अनुसार संसद किसी राज्य सरकार की सम्मति से संघ कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को सशर्त सौंप सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार भी अपनी कार्य केंद्र को उसकी सहमति से सौंप सकती है। अनुच्छेद 311 ये व्यवस्था करता है कि राज्य की लोक सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 339 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार 352 के अनुसार राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय विफलता का समाधान हो जाए तो देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 355 में ये प्रावधान है कि संघ का ये दायित्व है वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करें। इसलिए केंद्र राज्यों को सशस्त्र बल उपलब्ध करवाता है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, साथ ही कई संवैधानिक प्रावधान जो कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मौजूद हैं, के कारण भारत में केंद्र की स्थिति बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा करें तो वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र की वित्तीय स्थिति मजबूत एवं सुदृढ़ है। राज्यों को योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय वित्तीय संकट से मुक्ति पाने के लिए केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। वे निम्न हैं। संविधान का अनुच्छेद 265 ये उपबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 268 संघ और राज्यों में राजस्व के वितरण की व्यवस्था करता है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार है। संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार कर लगाती है, वहीं समवर्ती सूची में बहुत कम करों का उल्लेख है। अनुच्छेद 269(1) में प्रावधान है कि अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान किए गए माल के पारेषण पर कर केंद्रीय सरकार ही लगाएगी तथा संग्रहित भी करेगी।
अनुच्छेद 271 के अनुसार यदि संसद अनुच्छेद 269 तथा 270 के अधीन करों और शुल्कों को उपकर लगाकर बढ़ा देती है तो वह पूरी आय भारत की संचित निधि का भाग होगी। अनुच्छेद 275 एक में ये व्यवस्था है कि भारत की संचित निधि में से संसद द्वारा निश्चित की गई राशि राज्यों को प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दी जाएगी। संसद द्वारा इस अनुदान का निर्धारण होगा जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है, पृथक पृथक हो सकता है। केंद्र सरकार को अनुदान के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं, अतः भेदभाव के आरोप भी लगते रहे हैं और लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहायतार्थ अनुदान से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि कुछ शर्तों के अधीन ही अनुदान दिए जाते हैं। यदि कोई राज्य सरकार केंद्र की शर्तों को पूरा नहीं करती है तो अनुदान रोका जा सकता है। के द्वारा केंद्र और राज्यों में सहयोग और समन्वय की भावना बढ़ती है। यदि कोई राज्य अपनी जनता के कल्याण हेतु योजनाओं को विकसित करना चाहता है तो केंद्र से अनुदान मांगकर इसे पूर्ण कर सकता है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की केंद्रीय राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त आयोग मुख्यतः निम्न विषयों पर अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। फर्स्ट, संघ और राज्यों के बीच उन करों की विशुद्ध प्राप्तियों के वितरण के संबंध में जो संघ एवं राज्यों में विभाजित होती है अथवा होगी, और राज्यों के बीच ऐसे करों की प्राप्ति के उस अंश के वितरण के बारे में जो राज्यों को प्राप्त हो में मतभेद होने पर। सेकंड, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के लिए सहायता अनुदान के सिद्धांतों के निर्धारित करने के बारे में। थर्डली, और अन्य विषयों के संबंध में जो राष्ट्रपति सुव्यवस्थित वित्त व्यवस्था के हित में आयोग को सौंपे। इस प्रकार वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित होने वाले करों के समुचित बंटवारे, राज्यों को अनुदान देने के क्रम में व्यवहारिक सिद्धांत बनाने तथा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्यों के बारे में सिफारिश देना है। देश की संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग की भूमिका के महत्व का विश्लेषण करते हुए एम.बी. पायली कहते हैं कि वित्त आयोग राज्यों तथा संघ के बीच एक ऐसे प्रत्यारोधक का कार्य करता है जो एक और निरंतर तो अधिक वित्त की मांग करने वाले राज्यों के राजनीतिक दबाव से संघ की रक्षा करता है, तो दूसरी ओर आवश्यकता वाले राज्यों को यथासंभव सहायता प्रदान करने के लिए संघ को विवश भी करता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्यों के करों के बंटवारे अथवा सहायता अनुदान के प्रावधान स्थगित कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद एकाधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारे तथा समन्वय के लिए भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की आवश्यकता स्वतंत्रता के पूर्व ही अनुभव की गई थी। सन 1931 के गोलमेज सम्मेलन के दौरान संघीय ढांचे की उप समिति ने स्वीकार किया था कि एक से अधिक प्रांतों से संबंधित मुद्दों, चाहे वे प्रांतीय हों, के लिए एक ऐसी अधिकृत संस्था या मंच होना चाहिए जहां विवादों का निपटारा किया जा सके तथा ऐसी नीतियां तैयार हो सकें जो भारत की एकता में सहायक सिद्ध हों। स्वतंत्रता के पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु कार्यरत संविधान सभा ने 13 जून 1949 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का निर्णय किया तथा अनुच्छेद 263 में इस परिषद का वर्णन किया गया। संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के निम्न कार्य या उद्देश्य व्यक्त हैं: राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उनके समाधान हेतु मंत्रणा या परामर्श देना, सभी या कुछ राज्यों के या संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हितों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना, ऐसे किसी विषय के संबंध में अच्छे समन्वय की स्थापना हेतु नीति या कार्यवाही की अनुशंसा करना। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद आदि परिषदें प्रमुख रूप से कार्यरत हैं।
उपरोक्त केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधानों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण व्यवस्था इकहरी न्याय प्रणाली की है। भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। भारत में केंद्र एवं राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी न्यायपालिका नहीं है। संघात्मक संविधान होते हुए भी सारे देश में न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था है। शिखर पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के समस्त न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है। भारतीय न्यायपालिका संघ और राज्य दोनों के ही अधीन नहीं है, वरन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय सभी क्षेत्रों में राज्यों की तुलना में केंद्र को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है एवं केंद्र के आदेश की पालना करनी पड़ती है। लेकिन व्यवहार में देखें तो पाएंगे कि राज्यों के प्रति केंद्र का दृष्टिकोण उदार और समझौतावादी रहा है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती हैं तथा केंद्र और राज्यों में सहयोग एवं समन्वय का वातावरण उत्पन्न होता है। थैंक यू।